हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग फिर से ना एक नया अपने जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसी कुछ जो टॉपिक बच गया था आज उसे और आगे की हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या होता है घूर्णी गति को पढ़ रहे थे, है ना। रोटेशनल मोशन था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति। तो इसको पढ़ रहे थे, तो इसी को थोड़ा सा और आगे की ओर हम लोग समझ रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या हुआ था, पहले चैप्टर में घूर्णी गति के बारे में समझे थे, क्या घूर्णी गति होता है और अपने को रैखिक गति होती है एक तो, और एक क्या होता है अपने को दूसरी घूर्णी गति। रैखिक गति क्या होता है, जब अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में ऐसा मूव करता है, चलता है, जिसमें किसी तरह का रोटेशन नहीं होता है ना, घूर्णी नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, रैखिक गति बोल रहे थे। और दूसरा फिर हम लोग देखे थे क्या कि कोई चीज अपने को क्या हो रहा है, लोटन कर रहा है, मतलब घूम रहा है ना कहीं पर, तो उस टाइप की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णी गति। और कुछ क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, रैखिक और घूर्णी दोनों ही का मिला हुआ रहता है, तो दोनों का योग से मिलकर जो बना रहता है उसको हम लोग भी अपने को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल मोशन कैसे बोले। तो ये सब बातें को अपने लोग ना यहाँ पर देखे थे। आइए उसको और आगे की ओर अपने लोग ना निकलते हैं। तो यहाँ पर आगे की ओर यहाँ से बढ़ते हैं। तो हमारा ये हो रहा है, तो क्या है, द्रव्यमान का केंद्र को हम लोग पहले निकाल रहे थे। क्या है, जब भी हम लोग ना घूर्णी गति की बात करते हैं तो हमेशा उसका केंद्र निकालना पड़ता है। एक अपने को केंद्र के अबाउट ही ना, उसी के क्या हुआ ये लगा हुआ अपने को क्या हुआ, सभी जो कण है वो अपने क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसमें हमेशा क्या हो रहा है, आपको द्रव्यमान का केंद्र को यहाँ से निकालना रहता है। तो इसको हम लोग करते हैं, चूंकि कणों का अंतर छोटा होता है, द्रव्यमान को निरंतर वितरण के रूप में माना जाता है। और वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे छोटे अपने क्या बोलते हैं, ये डेल्टा M1 डेल्टा M2 डेल्टा 2। तो क्या हो रहा है, कोई वस्तु है उसमें बहुत सारा क्या हो रहा है, अपने को कणों से बना हुआ है। तो हर कण को ना हम लोग अलग अलग नाम मान के अपने को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस मान लेते हैं, लगातार बना हुआ है। और उसकी जो होता है द्रव्यमान है उसको क्या बोलते हैं, M1, दूसरे के द्रव्यमान क्या M2, तीसरे के द्रव्यमान क्या बोलते हैं, Mn, ऐसा करके। और उसके भी ना अपने को कितनी दूरियां है उसको निकाल लेते हैं, है ना। तो इस पर ना अपने को, तो उससे हम लोग निकाले थे, सेंटर ऑफ मास जो हो जाता था वे द्रव्यमान और उसकी क्या केंद्र से दूरी, उसको क्या बोलते हैं, XI बोलते थे, केंद्र से x की दूरी, और जो गुना कर देते थे और उसका पूरे द्रव्यमान से भाग कर देते थे। तो ये जो वैल्यू आ रहा था वे क्या था, x सेंटर ऑफ मास आ रहा था, उसका ना केंद्र की दूरी अपने को x अक्ष पर केंद्र की दूरी कितना होगी, है ना, जहां से रोटेट करा जो अक्ष के अबाउट कितना है, तो ये यहाँ पर निकल जा रहा था। और उसी तरह से क्या हो रहा, ये y को हम लोग फिर निकाल रहे थे, m इंटू वाई, और अपॉन क्या हो, टोटल मास ये हो गया, ये y हो गया। और तीसरा जो हो जाएगा ये z पर निकल गया, ये हो गया mzi, और ये हो गया क्या, m पर ऐसा। तो ये हो गया आपका x हो गया, ये हो गया आपका y हो गया, और ये तीसरा हो जाएगा क्या होगा, आपका z होगा। तो ये तीन ना, x y एंड z आपका क्या हुआ, तीन यहाँ पर एक्सिस यहाँ पर निकल गया। तो आइए यहाँ से और की ओर हम लोग ना आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब अपने लोग ना डेल्टा M जब बहुत छोटा जब कण हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मान लेते हैं, सतत मान लेते हैं। और सतत मान से क्या हुआ, हम लोग ना इसको इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपने को समाकलन का यूज करते हैं ना। तो समाकलन का यूज करके क्या है, समाकलन करके उसका मास को ऐसा निकाल लेते हैं। और यहाँ से अपने लोग का उसी तरह से इसको हम लोग ना क्या करते हैं, जब कंटिन्यूअस होगा, सतत होता है, तो सतत तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समाकलन का यहाँ पर उपयोग करने लगते हैं। और इसको ऐसा, तो ये जो द्रव्यमान का केंद्र के जो निर्देशांक है ना, यहाँ पर द्रव्यमान के केंद्र के जो भी निर्देशांक है उसको हम लोग ना यहाँ से करते हैं, xcm बराबर 1/m x, और क्या होगा dm, ऐसा करके ये बना लेते हैं। उसी तरह से क्या हो गया, सेकेंड वाले में आपका ycm जो कर लेते हैं, y बराबर 1/m, और ये हो गया क्या, y dm, अपने लोग यहाँ से बना लेते हैं। और ये हो गया x, तो zcm जो होगा 1/m क्या हुआ, z/dm, ऐसा रहता है। तो इससे ना अपने लोग क्या तीन ऐसा बना रहे हैं, xcm बना ले रहे हैं, तो x का सेंटर ऑफ मास क्या है ये निकाल लिए, ये हो गया आपका y सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, निकाल गया, ये क्या z। तो तीनों अक्ष पर, तो थोड़ा सा फार्मूला को आप थोड़ा याद रखिएगा, इसका बार बार जरूरत पड़ेगा हमारा। तो x जो सेंटर ऑफ मास होगा, x अक्ष पर जो सेंटर ऑफ मास की जो दूरी होगी वे क्या होगा 1/m, उसका पूरे द्रव्यमान से भाग कर देंगे, और ये क्या करेंगे, हम लोग समाकलन कर देंगे हर कण का दूरी कहाँ से, अक्ष से। तो x क्या है, dm होगा, तो इसका जो समाकलन होगा उसको क्या बोलेंगे, xcm। उसी तरह से क्या होगा, ycm जो होगा
अपने को वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर खाली एक्स का स्थान में क्या आ जाता है आपका वाई और डीएम और ये 1/m आ जाएगा। और उसी तरह से क्या होगा आपका जेड सीएम जो होगा 1/m और ये होगा जेड जीएम। तो ये तीन फार्मूला को ना आप याद रखिएगा, यहाँ पर ये तीनों सूत्रों का हम लोग यूज करेंगे। तो कभी भी ना कोई कंटिन्यूअस बॉडी होगा या अपने को आइसो अपने को डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी होगा, उसमें जो आपको ये निकालना होगा एक्स सीएम है ना, ये सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास और जेड सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, ये तीनों अपने को क्या होगा, ये सूत्र होगा। तो यहाँ से ना फिर हम लोग आगे की ओर निकलते हैं। तो तीनों अदिश भावों को हम बराबर सदिश में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसको मैं 3 बार लिखा, इसको आप ना ये सदिश से ना, ये जो अदिश में लिखा हूं इसको हम ना सदिश में भी ऐसा भी व्यक्त किया जा सकता है। ये आपका संभव है कि आप ऐसा यहाँ से व्यक्त कर। तो क्या हुआ, ये अपने को सदिश और आर सेंटर ऑफ मास ना, इसका 3 कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ये वेक्टर रूप में है। तो ये बोलता है अपने को आर बोल जाता है ना, अपने को जो दूरी है सेंटर ऑफ मास का इक्वल टू 1/m, और ये जो एक्स और वाई और जेड को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, आर और डीएम बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ अपने को तीनों अच्छा आ जाता है, 1/m और ये हो क्या आर डीएम। तो आप ना इसका भी क्या कर सकते हैं, बड़ा आसानी से उपयोग कर, आप इधर इसका यूज कर लीजिए या वेक्टर में क्या हो आप इसको क्या हुआ यहाँ तीनों का अपना यूज कर सकते हैं। तो ये और हम लोग ना यहाँ से आगे निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पतली छड़ के द्रव्यमान के केंद्र को कैसे निकाला जाए। एक ऐसा छड़ है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, द्रव्यमान का केंद्र कहाँ है ना, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। भाई इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ से एक एक्सिस ऐसा ले लेते हैं, ये उसका क्या सेंटर पर रख लेंगे। सेंटर बोलने से क्या हुआ, ये जो अपने को ये है रॉड है, उसकी अपने को क्या केंद्र बिंदु पर हम लोग एक एक्सिस को रख लिए है ना, केंद्र बिंदु पर ऐसा रख लिए। तो केंद्र बिंदु पर हम लोग रखते हैं तो क्या हुआ, एक यहाँ पर मास ले लेते हैं डीएम, एक छोटा सा अपने को स्ट्रिप काट लेते हैं, एक पतली सी अपने को स्ट्रिप है, और इसका मान ले कि जो मास है यहाँ पर जो द्रव्यमान है ये क्या है आपका डीएम है, यहाँ का जो द्रव्यमान है आपका, और इसकी दूरी क्या है यहाँ एक्स है ना। तो हमारे को क्या क्वेश्चन है, एक पतली छड़ी का द्रव्यमान का केंद्र को निकालना कहाँ है। तो मैं ना क्या किया, एक उसका केंद्र पर एक ऐसा रख लिया और एक्स दूरी पर क्या डीएम ऐसा मान लिया है ना हमेशा। और उसके बाद फिर से क्या है, एक डीएम है उसके उल्टा साइड यहाँ पर मान रहा हूँ, ये क्या है दाहिना साइड है, राइट साइड, ये क्या आपका लेफ्ट साइड में भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक डीएम को ऐसा रख लेंगे। तो यहाँ पर एक आपका डीएम हो गया, और ये जो ना दूरी क्या होगा यहाँ से -1 है। तो ये क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बोलने से क्या हुआ, हर अपने को जो दाएं साइड में यहाँ पर जो मास आएगा उसका क्या बराबर यहाँ पर बाएं साइड में मास आएगा, यहाँ पर मैं लूंगा तो उसका फिर ऊपर आएगा। तो जो भी फिगर क्या सिमेट्रिक होगा ना, तो हमें क्या सिमेट्रिक में क्या होगा, जो लेफ्ट है जैसे कि सर्किल है ना, जो अपने को वृत्त है वो क्या सिमेट्रिकल है सभी एक्सिस के ऊपर ना, जो अपने को बाएं साइड आ रहा है वही मास क्या है उसका दाएं साइड आएगा। तो एक दूसरे को क्या हुआ, ये कैंसिल कर देगा ना, ये अपने को जो अपने को x इंटू डी एम प्लस आएगा और ये माइनस आ जाएगा x इंटू डी एम। तो एक दूसरे को हमेशा सब मास क्या कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करने से उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो हमेशा क्या यहीं पर चला आएगा हमेशा। तो याद रखिएगा जो सिमेट्रिक हो गए वस्तु ना, उसका क्या बाएं साइड और दाएं साइड या ऊपर या नीचे अपने को क्या करता है, मास जो रहता है एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों ये कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करने से क्या कर जाता है, उसका जो हमेशा सेंटर ऑफ मास होगा ना उसका हमेशा केंद्र पर ही होगा है ना। आपको खाली उसका केंद्र निकाल लेना है, जहां पर क्या होगा अपने को ऑब्जेक्ट पूरे मास हमारा क्या निहित होता है। तो इससे ना अपने को अपना क्या ये कर रहा है, ये दूसरा एक दूसरे से कैंसिल कर जाएगा। तो इससे ना अपने लोगों का यहाँ से ये निकल जाता है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं ऐसा। तो जब भी ना कोई अपने को रिंग होगा है ना, ऐसा रिंग होगा, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हमेशा सीएम पर ऐसा होगा है ना, हमेशा उसका क्या केंद्र पर है सेंटर ऑफ मास होगा है ना। कोई भी रिंग ऐसा होगा तो यहाँ पर है ना, तो ये भी जब भी रिंग होगा तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा हमेशा यहाँ। उस तरह से क्या हुआ, ये कोई डिस्क है ना, डिस्क है, तो डिस्क जो होगा ना, तो डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये हमेशा क्या होगा उसका यहाँ पर सेंटर पर ही होगा है ना, ये होगा आपका सेंटर पर होगा। उसी तरह से क्या है, कोई बॉल है गोला है, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास होगा ना, ये हमेशा क्या होगा यहाँ पर होगा है ना। तो जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा ये हमेशा क्या होगा यहाँ पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा ये ऐसा रख करके ये सेंटर ऑफ मास होगा। तो उसी तरह से क्या होगा, ये कोई बेलन है, तो बेलन का भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके अपना सेंटर ऑफ मास होगा। इसको जो बीच से जो एक्सिस क्रॉस कर रहा है उसके बीच में यहाँ पर
और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये दोनों के हमेशा क्या होगा आपके बीच में होगा। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा ना ये हमेशा क्या होगा उसके सेंटर में। तो थोड़ा सा ये रखें, ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, सिमेट्रिक होने के कारण ना। तो सिमेट्रिक होने से क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास ना अपने को क्या हो ऐसा करके अपने यहाँ से ये निकल जा रहा है। तो आइए हम लोग ना थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि अपने इसको ना केंद्र की गति वगैरह कैसे निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास जो निकालने हैं तो ये गति हो गया। तो हम लोग देखते हैं क्या सेंटर ऑफ मास जो हो जाता है इक्वल टू एम आर अपॉन क्या है एम होगा, है ना। तो यहाँ पर ये करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसको एम आर को मैं यहाँ से गुना कर दिया, है ना। ये हो गया क्या मास हो गया जो उसका पूरा द्रव्यमान था वस्तु का, उसको क्या किया आर से अपने को दूंगा। आर क्या है उसका सेंटर ऑफ मास है और इक्वल टू क्या होगा आपका सिग्मा आई इक्वल टू 1 to m होगा एम आई और ये हो गया क्या आर आई, ऐसा रह गया। तो इससे अपने लोग ना फिर से हम लोग निकाला एम आर बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 और ऐसा करके क्या हो गया mn और हो गया क्या r1। तो सभी का क्या होगा ये जोड़ होते गया ना, m1 r1 m2 r2 m1 r1 का क्या होगा यहाँ पर अपने को योग जो हो गया है ना, सम हो गया योग, उसी के क्या होगा आपका बराबर क्या होगा यहाँ पर एम आर ऐसा चलाएगा। तो इससे ना अपने को समय के संबंध में समीकरण के पक्षों को अलग करते हुए हम प्राप्त करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो गया है इसको हम लोग ना अपने को ये इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, है ना। अपने को क्या कर रहा हूँ अवकलन कर रहा हूँ इसका, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या टाइम ना, टाइम के सापेक्ष में इसका मैं ये कर रहा हूँ अवकलन। तो क्या मिल रहा है m बराबर डी आर अपॉन डी टी मिल जा रहा है इक्वल टू m1 हो गया और डी आर 1 अपॉन डी टी प्लस m2 डी आर 2 अपॉन डी टी और प्लस ऐसा करके mn और डी आर अपॉन डी टी ऐसा हो गया। तो इससे ना मैं क्या कर रहा हूँ ये सबको ना डिफ्रेंशिएट ऐसा कर दे रहा हूँ। तो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो डी आर अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी ये आपका ऐसा निकलते चला गया। और इससे इसके बाद ना अपने को क्या हो हम जानते हैं अपने को डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाता है अब वेलोसिटी हो जाता है ना, वेग हो जाता है। तो हम डी आर अपॉन डी टी को क्या हो वेग हो गया। तो मैं इसको ना अपने को क्या हो यहाँ पर ये वेग को रख लिया तो यहाँ पर ये वेग हो गया और ये हो गया क्या इसका वेग हो गया प्लस दूसरे अपने को पहले कण का ये दूसरी कण का ये nth कण का, है ना, अंतिम कण का। तो ये हो गया हम सबको जो जोड़ देंगे इसका जो वेग होगा उसी का समेशन क्या होगा ये हमारा पूरा सेंटर ऑफ मास का होगा। तो हमेशा याद रखना जो भी पिंड होगा तो उसका जो अपने को संवेग होगा पिंड का तो क्या होगा प्रत्येक कण के संवेग के क्या सम के बराबर होगा ना। और कोई भी जो पिंड है तो उसमें जितने कण है वो कण के प्रत्येक कण के हमारे को क्या संवेग को जोड़ देंगे तो पूरे पिंड का क्या हुआ अपने को संवेग को हम लोग क्या कर लेंगे प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से हमारे को ये वैल्यू ये प्राप्त कर जाएगा। तो ये और हम लोग ना यहाँ से आगे की ओर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर और आगे हम लोग निकलते हैं तो क्या होगा जो संवेग होगा पूरे पिंड का संवेग होगा ये बराबर होगा क्या प्रत्येक कण के संवेग के योगों के बराबर होगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर ये करना होगा। तो नेक्स्ट है डिफरेंशिएटिंग द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ये जो समीकरण अभी पीछे में हम लोग प्राप्त किए थे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं अपने कुछ समय के रिस्पेक्ट में फिर से क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या प्राप्त करेंगे तो m और इसको क्या होगा हम ना टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हुआ dv अपॉन dt हो गया, है ना, इक्वल टू m1 हो गया ये क्या dv अपॉन क्या हो गया dt और m2 dv2 अपॉन dt ऐसा करके जोड़ेंगे तो क्या mn हो गया और dvn अपॉन क्या होगा dt हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है आपका प्रत्येक जो हो रहा है अपने को वेलोसिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर जोड़ते जा रहे हैं, है ना, यहाँ से। और जोड़ने से क्या हो गया ये हो गया आपका ये जो हो गया इसका एक्सीलरेशन मिल गया, है ना, एक्सीलरेशन क्या त्वरण हो गया। तो dv अपॉन dt हम लोग क्या होता है त्वरण होता है। त्वरण को हम लोग किससे दिखाते हैं a से। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या किया उसका मास हो गया और उसका त्वरण क्या होगा a रख दिया इक्वल टू यहाँ होगा मास इसका त्वरण क्या होगा a1 हो गया प्लस मास इसका त्वरण क्या होगा a2 हो गया और प्लस ऐसा करते करते इसका मास और इसका त्वरण क्या होगा an हो गया। तो हम लोग ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो कोई भी अपने को जो पिंड है उसके संपूर्ण त्वरण को यदि निकालना है पूर्ण त्वरण को तो क्या कर जितने भी उसके बीचों में कण है वह सब कणों का क्या हम लोग क्या करेंगे त्वरण को निकालेंगे और सभी त्वरण को क्या हुआ आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो यह पिंड का त्वरण मिल जाएगा। तो आप जब भी ना आपको जो पिंड है अपने को रिजिड बॉडी है पिंड है तो अपने को दृढ़ पिंड है तो उसमें क्या हुआ
पिंड का आपको त्वरण को निकालने के लिए प्रत्येक अपने को कणों के त्वरण का क्या होगा, योग होगा। तो प्रत्येक कण का त्वरण को हम लोग निकालते हैं और उसका जो योग करते हैं उस योग को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को एक्सेलरेशन, है ना। तो उसका पिंड का त्वरण होगा। तो ये सूत्र को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये हम लोग आगे ना कुछ क्वेश्चंस को बनाने में हमेशा आपका क्या होगा, जरूरत होगा। तो ये क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से ये अपने को क्या होगा, अलग अलग सबका क्या हो रहा है, त्वरण हो जा रहा है। तो आगे की ओर ना फिर से हम लोग यहाँ पर निकलते हैं। तो ये हो गया मास, अपने को ए होगा। तो ये त्वरण क्या होगा, फोर्स F1 होगा, मतलब जो कण पर जो लग रहा है। तो पहली कण पर जो लगने वाला जो बल है उसको हम लोग क्या दिखाते हैं, M×A1 को क्या लिखा जाता है, बल ना। ये न्यूटन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं, बल बराबर क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो M×A है, मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते थे, अपने लोग को फोर्स ना, बल। तो इसको मैं इसको बैठा दूं, इसके ऊपर जो एक कण के ऊपर, जो पहला कण के ऊपर जो बल लग रहा है वे आपका क्या होगा, F1 हो गया। दूसरे कण के ऊपर जो बल लग रहा है वे क्या है, F2 हो गया। तीसरे कण के ऊपर जो लग रहा है 3, और उसके बाद क्या, M1An। तो ये अंतिम कण के ऊपर जो लगने वाला बल है वे हो गया क्या, आपका Fn हो गया। तो इसमें क्या होगा, सभी अपने को बलों को हम लोग क्या कर रहे हैं, योग कर दे रहे हैं। तो सभी बलों को योग करने से जो अपने को मिलेगा वही क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा। तो ये मेरे को भी मैं क्या, टोटल फोर्स F को यहाँ से लिख सकता हूँ। तो इससे ना हम लोग ऐसे कर, इस प्रकार कणों की एक प्रणाली में कुल द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के समय कणों की प्रणाली पर काम करने वाले बलों के वेक्टर का योग होता है ना। तो सभी जो यहाँ पर कण हो जा रहे हैं, अपने को अलग अलग जो ये वेक्टर हो रहे हैं, उसी के सभी का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। और ये जोड़ देने से क्या हो रहा है, उसका हमारा क्या हो जा रही है, योग यहाँ से बनते चला जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग ना यहाँ से आगे की ओर हम लोग निकलते हैं। तो यहाँ पर आगे की ओर यहाँ पर अपने लोग ना आगे ये निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ना आप लोग को आगे की ओर ना आप लोग निकल रहे हैं। तो ये हो रहा है, कणों के बल में जो सिस्टम हो जाता है, जो भी हम लोग देखे थे उसी में हम लोग आगे की ओर ये दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, MA है। तो कोई भी अपने लोग को जो अपने को त्वरण आ रहा है, ये क्या होगा, उसका द्रव्यमान है, और उसका जो अपने को संपूर्ण त्वरण है उसको हम लोग क्या दिखा रहे हैं, A से। तो ये बाहर से जो फोर्स लग रहा है ना, बाहर से जो बल है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या होता है कि अपने को जो फोर्स होता है, बल होता है, दो प्रकार का होता है। एक क्या बाहरी बल होता है, एक क्या आंतरिक बल होता है। तो हमेशा क्या है, आंतरिक बल ना एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में होते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल अपने को ना, विपरीत होने के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते जाते हैं। कैंसिल करने से क्या हुआ, जो अपने को जो पार्टिकल के बीच में, कणों के बीच में जो अंतर्बल है, एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी अपने को वस्तु है, अपने को या कोई भी पिंड है, तो उसके ऊपर जो भी त्वरण आ रहा है वह हमेशा क्या, बाहरी बल के द्वारा आएगा। आंतरिक बल के कारण क्या, कभी भी त्वरण उसमें उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वे अपने को क्या हो रहा है, जो अपने को बल हो रहा है एक दूसरे के विपरीत दिशा में रह रहा है, और एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ पर कैंसिल करते जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखेगा। तो कोई भी चीज का जो त्वरण होगा M×A होगा इक्वल टू क्या, F एक्सटर्नल फोर्स के ही बराबर होगा। तो ये दिखा रहा, प्रत्येक कण के बलों का सिस्टम के बाहर की निकाय द्वारा बाहरी बल होंगे, और एक दूसरे के कणों द्वारा लगाया गया आंतरिक बल भी होंगे, है ना। हमेशा एक बाहरी होगा और एक आंतरिक होगा, दोनों का योग होगा। तो हमें न्यूटन के तीसरे नियम से जानते हैं कि आंतरिक बल समान और विपरीत जोड़े में होते हैं, है ना। तो जो भी आंतरिक बल होगा ये अकेला कभी नहीं आ सकता, हमेशा क्या, पेयर में आता है ना। तो एक क्या होगा, धनात्मक होगा, तो एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देगा दूसरे को, है ना।
तो उनका योगदान जो होगा, बलों का योगदान क्या होगा, शून्य हो जाता है। उसे जो अंदर का जो इंटरनल बल होगा, अपने को आंतरिक बल होगा, वह हमेशा क्या होगा, वह शून्य होगा, है ना। जो बाहर का बल होगा उसी के कारण हमेशा क्या होगा, आपका त्वरण होगा। तो इसी को यहाँ पर दिखा रहा है कि जो भी वस्तु में जो त्वरण होगा, यहाँ ma होगा इक्वल टू क्या होगा, हमेशा बाहरी बल जो लग रहा है उसी के क्या अनुरूप होगा, है ना। तो इस तरह से अप्रोच हमेशा कहा जाता है कि कणों की प्रणाली के द्रव्यमान का केंद्र इस तरह चलता है जैसे द्रव्यमान केंद्र पर था और उस बिंदु पर सभी बाहरी बल को लागू किया गया था या वहां पर क्या अप्लाई किया गया था। तो इससे हम लोग ना यहाँ पर एक दिखा रहे हैं, यहाँ से ये हो गया। तो द्रव्यमान के यहाँ पर क्या हुआ, केंद्र की गति निर्धारित करने के लिए कणों प्रणाली की आंतरिक बलों का कोई आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो हमेशा क्या हुआ, कोई भी वस्तु चल रहा है तो अंदर में इंटरनल फोर्स है तो उसकी कोई हमको जरूरत नहीं, एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हमेशा ये नोट है आपको याद रखें। द्रव्यमान केंद्र की गति निर्धारित करने के लिए कणों की प्रणाली के आंतरिक बलों का कोई ज्ञान आवश्यक नहीं होता है ना, उनका आंतरिक बलों का ज्ञान कभी भी एक दूसरे से आवश्यकता नहीं होता है। इस उद्देश्य के लिए हमें केवल बाहरी शक्तियों को जानना होगा, बाहर से क्या फोर्स लग रहा है, क्या बल लग रहा है, उसी बल को हमारे को क्या पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा। और ये ma बराबर F एक्सटर्नल होगा, इसे सिस्टम की प्रकृति को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो इसे ना अपने लोग का यहाँ पर अपने को एकल लूप में मानने के बजाय हम लोग इसमें ऐसा कर लेते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आंतरिक बल क्या ना, स्वतंत्र बल हो गया। आंतरिक बल या स्वतंत्र द्रव्यमान द्वारा केंद्र की गति के लिए एक उदाहरण को दिखा रहे हैं, मतलब कैसे अपने को आंतरिक बल कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको ये उदाहरण से हम लोग ना क्या करते हैं, यहाँ पर समझते हैं यहाँ से। तो आइए यहाँ पर अपने लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर क्या हुआ, एक अपने त्वरण नीचे की ओर हमेशा काम कर रहा है, ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है। ये हमेशा क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है। जी का वैल्यू है कितना होता है, जी का वैल्यू 9.81 ना अपने को। तो ये क्या है, अपने को अपना गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है माइनस जी हो, नीचे की ओर लग रहा है। तो एक अपने को वस्तु को जब भी हम लोग प्रक्षेप करते हैं तो एक त्वरण हमेशा क्या हो, नीचे की ओर काम करता रहता है। तो ये हो गया आपका ए हो गया और ये हो गया जी आई, ऐसा रह गया। अब यहाँ से ना हम लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ से कुछ वस्तु को ऐसा करके यहाँ से ऐसा फेंक रहे हैं, यहाँ से ऐसा। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ होगा तो इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया। एक कोई गोले को अपने फेंक रहे, बीच में जाकर मान ले क्या ये किसी कारण से फूट जाता है ना, तो फूट जाने से क्या होगा, कुछ भाग क्या इधर आएगा, कुछ भाग है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो होगा ना हमेशा क्या होगा, उसका स्थिर रहेगा, वह हमेशा इसी लाइन पर चलेगा, है ना यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, यहाँ से ऐसा रख दिया। अब देखिए इसको मैं ऐसा किया तो यहाँ से फूट गया। तो यहाँ पर किस टाइप का रहा, ये यहाँ से अपने को ये चला यहाँ से ऐसा और यहाँ पर फूट रहा है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा ना हमेशा ऐसा होगा। तो कैसे रहा, ये अपने को ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से गति कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ है आप इस पॉइंट पर। ये ऐसा क्यों धीरे धीरे ऐसा करके बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, ऐसा करके एक किसी बिंदु पर पहुंच रहा है। किसी बिंदु पर वहां पर क्या विस्फोट हो जाता है ना। तो विस्फोट होने से क्या होगा, कुछ उसका भाग इधर जाएगा, कुछ भाग क्या कि इसमें बाहरी फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है, बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, बाहरी फोर्स जो भी लग रहा है वो क्या है, आंतरिक फोर्स है ना, आंतरिक। तो आंतरिक फोर्स से क्या हो रहा है कि इसका जो गति है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो हमेशा क्या इसी पथ पर क्या होगा, हमेशा अग्रसर रहेगा। और ये हमेशा क्या होगा, कुछ भाग क्या होगा उसके इस साइड आ जाएंगे और कुछ भाग अपने को क्या होगा उसके दाएं साइड आ जाएंगे। लेकिन उसका जो अपने को केंद्र जो होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, वह हमेशा क्या होगा, यही अपने को पथ पर हमेशा अग्रसर रहेगा। तो ये दिखा रहा है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहाँ पर विस्फोट हो रहा है, तो भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये यहीं आएगा। एक भाग आपको इधर जाएगा तो दूसरा भाग क्या उसका उल्टा जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो होगा वह हमेशा क्या होगा, इसी पाथ पर रहेगा। तो इसी बात को यहाँ पर दिखा रहा है ना। आप टुकड़े साथ मध्य में विस्फोट होता है, विस्फोट के लिए अग्रणी बल आंतरिक बल है, वे द्रव्यमान केंद्र की गति पर भी योगदान नहीं देते हैं, है ना। कुछ बाहरी बल गुरुत्वाकर्षण बल पर विस्फोट के पहले और बाद में क्या थे, हमेशा आपका समान होंगे ना। तो यहाँ से ऐसा करके ये चलता है, तो यहाँ से ऐसा फूट जाता है। तो इससे ना और हम लोग आगे दिखा रहे हैं। तो देखिए गति जो होती है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या संवेग जो होता है ना, संवेग जो होगा ये बराबर क्या होता है, आपका द्रव्यमान गुने यहाँ पर उसकी गति ना। तो ये हो गया आपका संवेग अपना यहाँ पर रह गया है। तो इससे हम लोग और आगे क्यों निकलते हैं, तो ये हो जाएगा जो बल हो गया F बराबर dp/dt हो गया। तो इन कणों की प्रणाली के लिए, सिस्टम के लिए रैखिक गति को
इस अपने को सिस्टम के व्यक्तिगत कणों के द्वारा यहाँ पर ये करते हैं। तो इसमें जो हो गया ना अपने को बल हो P बराबर P1 P2 Pn ऐसा चला जाता है यहाँ पर कई सारे। और इससे ना अपने को क्या होगा, इसका मास, इसका द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, इसका द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी प्लस इसका द्रव्यमान, तो ये अपने को क्या हुआ, सभी का अपने को योग ऐसा आ जा रहा है। तो mv बराबर m1 v1 m2 v2 और ये क्या हुआ ऐसा के जोड़ दिए, तो इसे जोड़ने से क्या हुआ p बराबर m इंटू v अपने लोग का यहाँ से चला आया है। तो ऐसा आने से ना अपने क्या इस प्रकार कणों की प्रणाली की कुल गति जो होगी उसके उत्पाद और उसके द्रव्यमान के केंद्र के वेग के हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये इस प्रकार कणों की अपने को कुल गति जो होगी अपने को दोनों के अपने को बराबर होते हैं यहाँ से। तो इसको ना और हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं यहाँ से। तो ये हो गया है यहाँ p बराबर mv, तो इसको फिर से हम लोग क्या है अपने को अवकलन कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर अपने को क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं। तो ये हो गया dp अपॉन dv बराबर m dv, और इससे ना आपको क्या यहाँ पे ये निकल जाता है ma बराबर dp, हाँ, यह न्यूटन के दूसरे गति के नियम है जो कण की अपने को एक और विस्तारित करती है। और बाहरी शक्तियों का योग हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। तो हमेशा क्या होगा, जो भी उसमें संवेग में जो परिवर्तन होगा वह हमेशा क्या बाह्य बल के अपने को ही अपने को योग के बराबर होगा। यदि बाह्य बल क्या है, जीरो है, तो उसका क्या संवेग में किसी प्रकार का क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो ये अपने को समीकरण दिखा रहा है कि जब भी संवेग परिवर्तन होगा ऑलवेज क्या होगा, बाह्य बल के कारण। यदि बाह्य बल नहीं है, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, तो किसी प्रकार का क्या हुआ संवेग परिवर्तन इसमें संभव नहीं होगा। तो इससे ना अपने को दिखा रहे बाह्य बल जीरो है, नहीं है, तो यहाँ पर संवेग परिवर्तन क्या हुआ, नहीं है ना। तो यदि कणों की प्रणाली पर काम करने में बाहरी बल का शून्य है, तो उसका किसी प्रकार का क्या संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, जो उसका संवेग था हमेशा संरक्षित रहेगा। तो इसको ना अपने को दिखा रहा है, तो ये क्या संवेग हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पर संरक्षित रहेगा। कणों के प्रणाली के रेखीय गति के संरक्षण का नियम कहते हैं ना। तो ये क्या होगा, यह कणों की प्रणाली का रेखीय गति का एक नियम है यहाँ से। तो इससे ना और हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो इसका अपने को ये है। तो अब इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने को घूर्णन गति में कैसे उपयोग किया जाए यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कोई घूर्णन गति है और इसमें ना अपने लोग ये उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से ऐसा रहेगा और इससे क्या हुआ, कोई कण अपने को ना ऐसा घूम रहा है किसी अक्ष पर, ये क्या वाई अक्ष के ऊपर ना ये घूर्णन कर रहा है। तो ये हो गया वाई अक्ष के ऊपर, तो ये हो गया वाई अक्ष के ऊपर घूर्णन कर रहा है। तो इसमें भी बाहरी यदि ना कोई बल नहीं लगेगा, तो इसमें क्या होगा, ये होगा। तो घूर्णन पर ये हो गया है, तो यहाँ पर भी वेक्टर से यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इससे अपने लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों का जो ये हो गया कोणीय क्या है डेल्टा टी यहाँ बन गया है। और इससे ना अपने को क्या है, ये ओमेगा हो जाता है। ये थोड़ा याद रखिएगा, डेल्टा थी अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं अपने लोगों का यहाँ से ये जो कोण के अपने परिवर्तन का दर जो होता है, इसको हम लोग ना ये बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अपने को एंगुलर वेलोसिटी जो हो गया ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन क्या होगा डी टी कर जाता है ना। तो ये ना अपने को देखिए परिवर्तन का दर है। तो इसमें ना अपने लोग को यहाँ से अपने कोई कण है, यहाँ से मूव करके क्या हुआ आपका कुछ देर बाद यहाँ पहुँचता है ना। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, v बराबर डी एस अपॉन डी टी ऐसा चलाता है। और इससे ना अपने को फिर से हम लोग निकाल लेते हैं, ये जानते हैं डी एस बराबर डी थी अपॉन डी थीटा हो गया। और इससे ना v बराबर ओमेगा आर। तो यहाँ पर एक सूत्र थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्या हो गया अपने को रेखीय गति होता है और ये क्या हो कोणीय गति हो गया, है ना अपने लोगों का। तो ये जो हो गया रेखीय गति हो गया अपने को लीनियर वेलोसिटी, इसको क्या बोलता है एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो अपने लोगों का तो ओमेगा और इंटू आर, तो v बराबर ओमेगा आर ना। तो इस सूत्र को थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। जो रेखीय गति और अपने को क्या हुआ, अपने को ये होगा सर्कुलर जो मोशन होगा उसके बीच में जो गति के बीच में संबंध निकालने के क्या होगा, ये अपने को समीकरण होगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अपने को अगले में ना कुछ और हम लोग इस पर देखेंगे बल वगैरह और इससे कुछ समीकरण को निकालेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।